मैं शाश्वती हूँ, श्रीमती शाश्वती पुरोहित। ये नाम मैंने खुद रखा है अपना। मेरे नाना जी ने मेरा नाम सुनैना रखा था। जानते हैं क्यों? पैदा होने पर पूरे चेहरे पर बस मेरी आंखें ही दिखाई दिया करती थी। बड़े होने पर लोग मेरी आंखों की तारीफ करते थे। स्कूल में जब किसी को मेरा नाम याद नहीं रहता तो यही कहते, अरे वो लड़की, वो जिसकी आंखें बड़ी सुंदर सी हैं। मैं करीब 13-14 साल की थी। मेरे स्कूल के टीचर ने एक दिन मुझे अकेले में बुलाया। अपनी बाहों में भरकर मेरी आंखों को चूमने लगे और कहने लगे, जानती हो सुनैना, तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। मेरी टीचर मेरी पिता के उम्र के थे, पर पता नहीं क्यों उनका चूमना मुझे अच्छा नहीं लगा। जिन आंखों से मुझे खुद बहुत प्यार था, उन्हीं आंखों से मुझे नफरत सी हो गई। आंखों को तो नहीं बदल सकती थी मैं, इसीलिए मैंने अपना नाम सुनैना से बदलकर शाश्वती रखी गया। समग्र को भी सबसे पहले मेरी आंखें ही पसंद आई, मैं बाद में। समग्र से माने या ना माने, फिलहाल मैं तो यही मानती हूँ।
और जो कुछ भी मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ उससे समग्र असहमत भी हो सकते हैं। जी नहीं, आप अभी तक जो कुछ भी सुन रहे थे वो सब सच नहीं है। मैं प्रतिवाद तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, वैसे मैं शाश्वती जैसा अपने विषय में कोई वर्णन भी नहीं करने जा रहा, लेकिन शाश्वती के इस तर्क से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मुझे हमेशा उसकी आंखें ही अच्छी लगी। जी, आप यकीन कीजिए, मैंने जो भी पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें कभी भी कहीं भी शाश्वती की आंखों को याद नहीं रखा, कहीं भी। हाँ, शाश्वती ने अपना नाम जब सुनैना से बदलकर शाश्वती रखा तो उसके इस निर्णय में मैंने पाया कि वो अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वाभिमान, अपनी शक्ति के बल पर कायम रखना चाहती है। जाहिर है उसके व्यक्तित्व के इसी सौंदर्य ने मुझे आकर्षित भी किया था। नतीजा आज हम लोग पति पत्नी हैं। मैं धर्मपत्नी नहीं कहूंगा, हाँ वो मेरी सहगामिनी थी। हम दोनों ने साथ साथ जीवन जीने के सपने बुने, साथ साथ रहने की कस्में की। तो जानते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, जैसे आप अभी देखेंगे, ये क्यों जी रहे हैं, किस लिए? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये बताओ ऑफिस के लिए कितनी देर में निकल रही हो? हेलो हेलो, जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलिए। जी जी, बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बस एक मिनट। समू, देखो तुमसे कोई बात करना चाहता है। कह दो घर पे नहीं है, कह दो जैसे ही फोन आया कहीं निकल गए। वैसे भी मुझे उस आदमी से बात नहीं करनी है। ये क्या बदतमीजी है? कोई तुमसे बात करना चाहता है और ये क्या मैनर्स है, जबकि मैं बता चुकी हूँ कि तुम घर पर हो। तो तुम मुझे पहले ही बोल दिया करो कि तुम घर पर होते हुए भी नहीं रहते। हेलो जी, वो अभी कहीं निकल गए हैं। जी मैं आपको खुद मिला लूँगी। जी मैं रखती हूँ, बाय। तुम्हारे पति का फोन था, क्यों? What do you mean by तुम्हारे? और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हर फोन कॉल अतिरिक्त एक फोन कॉल क्यों लगता है? हर फोन कॉल नहीं लगता है, सिर्फ वही लगता है जो होता है, और वो जिस पर तुम्हारी वो पहली आवाज आती है। जी जरा जोर से बोलिए, आवाज धीमी आ रही है। न तो आवाज धीमी आ रही होती है और ना ही लाइन खराब होती है। ये सिर्फ एक इशारा होता है कि पति नाम का प्राणी घर में मौजूद, लिहाजा ठीक ढंग से बात नहीं हो सकती। किस ठीक ढंग से बात नहीं हो सकती? और क्या मैं किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकती? क्या मुझे किसी से बात करने के लिए तुमसे परमिशन लेनी होगी कि मैं किससे बात करूं, किससे बात नहीं करूं, क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं? तुम ये क्यों चाहते हो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चले? पता
पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स के शिकार होते जा रहे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। अरे मैं तंग वंग नहीं आया हूँ, और न ही मैं ये चाहता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मेरे इशारों पे चले, और न ही मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ वैसा ही करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता मैं हूँ। ये चाहता हूँ, मैं वो नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ। पता नहीं कब खत्म होगा तुम्हारा ये मैं का भाव, तुम्हारा ये अदना सा मैं और इस मैं की कुंडली में फंसे हुए तुम। इतना ही विश्लेषण अगर अपने जीवन के प्रति कर लिया होता ना, तो एक आत्मविश्वास होता तुम खुद पर। अपनी जिंदगी तो तबाह कर ही रहे हो, इस परिवार में जैसे ग्रहण सा लग गया है। मैं तबाह कर रहा हूं तुम्हारी जिंदगी, मैं तबाह कर रहा हूं, मैं तबाह कर रहा हूं, या तुम तबाह कर रही हो मुझे। और सुनो, इस परिवार में ग्रहण की वजह मैं नहीं हूं, तुम समझे? तुम चीखिए मत मिस्टर समग्र। चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है। चीखने से जिंदगी की समस्याएं हल नहीं हुआ करती हैं, समझे? कुछ नहीं समझे। अरे आस्था, तो आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। आप लोग शायद कुछ पर्सनल डिस्कस कर रहे थे। मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो ये अक्सर हुआ करता है। कोई जरूरी नहीं कि अगली बार तुम आओ तो ऐसा कुछ हो ना। हाँ, ये अलग बात है, ये सब ना सुनने के लिए तुम इनसे कहीं एकांत में मिलो। शाश्वती, क्यों हमारे पर्सनल मैटर में किसी और को घसीट रही? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपनी इस जबान की एनर्जी को किसी और रचनात्मक काम में लगाओ? अच्छा, ऐसे माहौल में क्या रचनात्मक हो सकता है? ऐसे में तो तुम अपने स्टूडियो में रंगों की बर्बादी करके कैनवस खराब कर सकते हो या सिगरेट की पूरी पैकेट फूक सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं कैनवस खराब करता हूँ? चलो, अरे तुम तो कुछ अच्छा कर सकती हो। 2 कप चाय बना लाओ अदरक के साथ, बी ए गुड वाइफ। किचन केवल महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, और वैसे भी तुम ही कहते हो ना कि दुनिया के महान शेफ पुरुष ही होते हैं। कुछ नहीं तो चाय तो बना ही सकते हो। आप लोग बैठिए, अगर इजाजत हो तो मैं चाय बना कर लाऊं? नहीं, अगर आज इस घर में चाय पी जाएगी तो वो मिस्टर समग्र पुरोहित ही बनाएंगे। ओके, बैठो आस्था, मैं बहुत अच्छी सी चाय बना के देता हूँ। समग्र सर कितने सहज हैं, है ना? कभी थे, लेकिन अब नहीं। कभी मतलब? क्या आप नहीं हैं? क्या आपने देखा कि इतने बड़े होकर भी एक छोटा सा काम करने में उन्हें कोई संकोच नहीं, कोई मेल ईगो नहीं। वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं। वो मेरा नेचर भी जानते हैं कि कोई हुक्म चलाकर मुझसे कुछ करवा नहीं सकता। लेकिन उन्होंने तो आपसे बहुत नॉर्मली कहा था। आस्था, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो किस बात को नॉर्मली कहते हैं और क्यों। तुम उन्हें 2 महीने से जानती हो ना, मैं उन्हें कई सालों से। आपको ऐसा नहीं लगता कि समग्र सर को आप इतने सालों में भी पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं? वाह 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 वाह! अगर तुम उन्हें 2 महीने में इतनी
अच्छी तरीके से जान गई हो तो मुझे भी बताओ, हो सकता है ये सब जानकर मैं इस घर को बचा सकूं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस घर को जो आप इतनी निराश हो रही हैं? और सब कुछ तो ठीक है, बेटे को बोर्डिंग में भेजकर उसके करियर को एक अच्छा रास्ता भी दे दिया है आपने। आप एक क्लास ऑफिसर हैं, अच्छी सैलरी है और सर का कितना नाम है, आए दिन मीडिया में चर्चा होती रहती है। बस चर्चा ही होती रहती है। आज तक चर्चाओं में बने रहने के लिए तो ये सब करते हैं। इस घर के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जमीन पर अगर एक कागज का टुकड़ा भी गिर जाता है तो उसे उठाकर ठीक जगह रखते भी नहीं। शरीर तो जैसे हिलाना ही नहीं जानते। ये सब यहाँ तक किस तरह लेकर आई हूँ ना मैं, बस मैं ही जानती हूँ। लेकिन इन सब में समग्र सर का भी तो सहयोग रहा होगा। इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं लगते। तुम्हारे प्रति निभाते होंगे जिम्मेदारी, दूसरों के प्रति वो हमेशा जिम्मेदार रहते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। अगर राह चलते किसी को खांसी भी आ जाए तो कहो ले भागेंगे अस्पताल और रात भर जागेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मुझे कोई तकलीफ है तो मुझे वैन गॉग और पिकासो की पेंटिंग्स के बारे में बताने लगी। शुरू में वो सबको देखता लगता है, तुम्हें भी लगते होंगे। तुम करो उनकी पूजा। सॉरी मैम, मुझे दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जब तक मैं यहाँ रहूंगी कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकलता ही रहेगा। मैं चलती हूँ। ठीक है भाई, चाय तैयार है। आज आप लोग वाह ताज नहीं वाह समग्र जरूर बोल बैठे। क्या बात है, जा रही? हाँ सर, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था, मैं चलती हूँ। अरे इतनी मेहनत से चाय बनाई है, पीनी नहीं है क्या? नहीं सर, आज नहीं, फिर कभी। आस्था, आस्था सुनो, आस्था सुनो तो। क्या कह दिया तुमने उससे? मुझे मालूम है तुम्हें बात करने की तमीज तो बिल्कुल है नहीं। क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सारी चीजों को नॉर्मल करता फिरूं? मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर क्या कहा था? तुम कब किस बात को किस लिए कहती हो? ये समग्र पुरोहित से अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैंने कहा ना, मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर क्या कहा था? अगर उसकी इतनी चिंता है तो उसी से जाकर पूछो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे फिजूल के सवालों का जवाब देती फिरूं। अच्छा, ये फिजूल का सवाल है? मैं आस्था के जाने के बारे में पूछ रहा हूं। आफ्टर ऑल शी वॉज माई गेस्ट। तुम मेरे जानने वालों का कितना ख्याल रखते हो? तुम किस ढंग से पेश आते हो? तुमने कभी सोचा भी है? अपने दायरे से बाहर कभी सोचते भी हो तुम? और कितना सोचूं? पलक पावड़े बिछूं क्या तुम्हारे आने जाने वालों के सामने? कितनी बार नौकरानी के ना रहने, किचन में जा जाकर चाय तक बनाई नहीं, और वो तुम्हारा 2 पौड़ी का बॉस सक्सेना, उसके साथ बैठा हूं ड्रिंक्स लेके उसे कंपनी देने के लिए। और क्या क्या करती हो तुम? ये सब जो तुम करते हो ना, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करते हो। हर आपत्ति और विपत्ति में इन्हीं लोगों ने साथ दिया है। जब जब इस घर में कोई परेशानी आई है, इन्हीं लोगों ने मदद की है। अच्छा। तुम्हारे वो सो कॉल्ड झोला छाप बुद्धिजीवियों ने साहित्यिक भाषा में संवेदना प्रकट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अच्छा। और क्या तुम्हें पता है, जब तुम इन फेफड़ों को सिगरेट के धुएं से सड़ाकर हॉस्पिटल में पड़े थे, तो इस पहाड़ जैसे मेडिकल बिल की भरपाई किसने की थी? किसने? कितना गिनाऊं मैं? अगर कोई हमारे लिए इतना कुछ करता है और
और तुम उन्हें अगर चाय या ड्रिंक सर्व कर देते हो, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करते हो। सुनो मैडम, तुम्हारे उन लोगों द्वारा जो भी किया गया एहसान है वो पर्सनली तुम्हारे लिए किया जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी मेरे प्रति, इस घर के प्रति कोई संवेदना वगैरह नहीं है तो तुम्हारे प्रति आकर्षण, और उसी के एवज में सब कुछ किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। तुम कितने घटिया हो सकते हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो मीन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे थोड़ी सी शर्म तो तुमको भी आनी चाहिए। ट्राई टू थिंक योरसेल्फ। सोचो जरा, अपने बारे में भी सोच के देखो। अगर मैं इतनी घटिया हूं तो क्यों चिपके हुए हो मेरे साथ जोक की तरह? क्यों एक घटिया इंसान के साथ रह रहा है ये महान व्यक्ति? क्यों मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूं उस घर में रहने के लिए? सुनो, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। अच्छा, क्या किया तुमने इस घर के लिए? क्या दिया है तुमने इस घर को? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। तो क्या तुम्हारे उस दो कौड़ी के कालरा सक्सेना और उस अतिरेक ने किया? उन्हीं लोगों ने किया है। रिपीट तो करना किसने? उन्हीं लोगों ने किया है, उन्हीं लोगों ने किया है, उन्हीं लोगों ने किया है। बताओ किसने किया है? तुम बस यही कर सकते हो, कायर, घटिया, दो कौड़ी के इंसान। हेलो मम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मम्मा, पर तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बस गले में खराश थी। ओह मम्मा, पापा कहाँ हैं? घर में सबसे पहले फोन पापा ही उठाते हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं बेटा, वो घर पर ही है। तुम तो जानते ही हो कि कभी कभी वो घर पर होते हुए भी बाहर रहते हैं। क्या मतलब? ओहो, लगता है आप लोग की फिर लड़ाई हुई है। आप लोग इतनी छोटी छोटी बातों में लड़ते क्यों हैं मम्मा? बेटा, छोटी छोटी बातें हर घर में हुआ करती हैं। तुम इन सब बातों से परेशान मत हुआ करो। ओके मम्मा। मम्मा पता है, हमारे यहाँ मिस्टर हुसैन को इनवाइट किया गया है। वो अपने लाइफ और वर्क को लेकर कॉलेज में लेक्चर देंगे। मम्मा, उन्हीं की पेंटिंग पापा ने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। यू नो मम्मा, आई एम फैन ऑफ मिस्टर हुसैन। जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं जीनियस स्टार मिस्टर समस्त पुरोहित का बेटा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, है ना मम्मा?
सुना है अपने किसी इंटरव्यू में उन्होंने डैड को भी मेंशन किया था। मेरे सर बता रहे थे, आई एम प्राउड ऑफ माय डैड। मम्मा, आई वांट टू बी ग्रेट पेंटर लाइक दैट व्हेन आई विल ग्रो अप। बेटा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यू हैव टू बी एन आईएएस ऑफिसर और तुम्हारे एग्जाम नजदीक हैं। मम्मा, आईएएस के इंटरव्यू में भी मिस्टर हुसैन के बारे में पूछा जा सकता है। फिदा हुसैन और तैयब मेहता के बारे में उतनी ही जानकारी रखो जितनी जरूरी हो। फिदा हुसैन बनने की कोशिश मत करो। क्यों मम्मा? इसलिए बेटा कि एक सो कॉल्ड पेंटर के साथ तुम्हारी माँ का जीवन बर्बाद हो गया है ना। पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं? मम्मा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बेटा तुम्हारी मम्मा इस बात को किस तरह से घुमा के कहती है तुम नहीं समझोगे, अब तुम बहुत छोटे हो। समग्र, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने बेटे को अपनी परेशानियों में ना डालें? पापा, मम्मा कुछ कह रही है। हाँ बेटा, मम्मा कह रही है कि तुम अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट करो। आफ्टर ऑल शी वांट्स टू सी यू एज एन आईएएस ऑफिसर। ओके पापा। बाय बाय, लव यू पापा। लव यू। समग्र, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने बेटे को अपनी परेशानियों में ना डालें? अरे ये डायलॉग तो तुम पहले भी कई बार बोल चुकी हो। लेकिन इस बार मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं भी बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ। क्या? यही कि अब हमको अपने बेटे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्यों? उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। किन स्थितियों के लिए? भविष्य की स्थितियों के लिए। लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए भविष्य में ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं। जो स्थितियां इस घर में बंद हैं, उससे तो भविष्य में कुछ भी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मुझे भी तो बताओ कि क्या होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो शाश्वती। मैं कुछ नहीं जानती समग्र। मैंने कहा ना, अपनी ये दोनों आंखें खोल कर देखो, आप समझ जाओगे सब। सिगरेट तुम्हारी परेशानियां कम नहीं करेगी, बल्कि ये इन्हें और बढ़ाएंगी। क्यों खोखला कर रहे हो अपने आप को? डॉक्टर पहले मना किया सिगरेट हटो। बात कुछ होता है तो मत ले जाना डॉक्टर के पास। सब कुछ आम घूम कर देख भी तो नहीं सकती। सामने आने पर मुझे ही तो झेलना पड़ता है। वही मैंने कहा तो कि इस बार कुछ होता है तो मत ले जाना डॉक्टर के पास। और वैसे भी तुम्हारे उन चाहने वालों की बड़े एहसानात है तुम पर, मुझ पर, जिसे तुम शायद चुकता कर रही हो अभी तक। आखिर तुम चाहते क्या हो? ना खुद जी रहे हो और ना मुझे जीने दे रहे हो। सच तो ये है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं। क्या सारी गलती मेरी है? क्या जो कुछ इस घर में होता है उन सब के पीछे मेरा ही दोष है? यार आखिर वो सब कुछ क्यों नहीं होता जो मैं चाहता हूं? एक कलाकार, एक पेंटर आखिर क्यों नहीं उबर पा रहा है इन परिस्थितियों से? आखिर क्यों? शाश्वती, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम जब पहली बार मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन देखने आई थी तो तुमने विजिटर्स बुक पर क्या लिखा था? Today I saw a living God on the earth who has created life on the canvas. आज मैंने कैनवस पर
जीवन को पैदा करने वाले देवता को पृथ्वी पर देखा। देवता माय फुट। क्या आज वो देवता तुम्हें दिल दिल करके मरता नजर नहीं आता? क्या आज उस देवता ने तुम्हारा जीवन नर्क नहीं बना दिया? क्या जिस देवता के साथ तुमने जीवन जीने की कस्में खाई थी, आज वो पत्थर का नहीं साबित हो? और फिर सच तो यह है कि मैंने कब देवता बन के जीना चाहा? मैंने तो नहीं चाहता कि कोई मुझे देवता समझे और देवता बनाकर मेरी मानवीयता को बार बार चुनौती दे। आप ही बताइए, क्या कोई भी आदमी किसी की संपूर्ण अपेक्षाओं पे कभी खरा उतर सकता है? क्या कोई भी किसी की पूरी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है? कभी। तो फिर मुझसे ही इतनी अपेक्षाएं क्यों पाली गई? कोई आदमी अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ जीवन न जी सके, अपने परिवार को, घर को खुश न रख सके, दुनिया के किसी खुशी में खुद को शामिल न कर सके, अपने एकमात्र बेटे को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में न पढ़ा सके, जब सारी दुनिया चीख चीख कर कोई उत्सव मना रही हो, तो उस वक्त समग्र नाम का ये मनहूस पेंटर, एक कलाकार अपने काल कोठरी जैसे स्टूडियो में कैद रंगों से कैनवस पर खिलवाड़ कर रहा है। अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे को खुशी न रख सके। कभी कभी तो लगता है कि इस जिंदगी से ना जीना बेहतर है यार। मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मैं क्या करूं? क्या तुम्हें भी मेरी चीख पुकार सुनाई नहीं पड़ती? क्या ईश्वर नाम की कोई चीज है इस दुनिया में? पाब्लो पिकासो, वैन गॉग, क्या तुम्हें भी मेरी चीख पुकार सुनाई नहीं पड़ती यार? क्या तुम सब भी बहरे हो गए हो? क्या ईजल पर टगे टगे तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते रहोगे? मैं क्या करूं? आप सब बताइए, मैं क्या करूं? क्या करे कलाकार? क्या करूं? क्या करूं?
फिर वही बेवकूफ़ी की बातें। नहीं, इस बार मैं सीरियस हूँ। आखिर इस शहर से भागकर कहाँ? मैं नहीं जानती, बट आई कांट स्टे हियर एनीमोर। तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम खुद अपने आप से भाग रही हो? अपने आप से नहीं, सो कॉल्ड अपनों से। अच्छा, तुमने वो नाटक देखा है? क्या नाम है वो उसके राइटर का? वो राकेश मोहन। बाय द वे, उनका नाम राकेश मोहन नहीं, मोहन राकेश। कोई बोल रहा। मैंने उनके सभी नाटक देखे। पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। मैं आधे अधूरे की बात करता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कभी कभी मुझे उस नाटक की हीरोइन याद आती है। लेकिन मेरी जिंदगी कोई नाटक नहीं है, हकीकत है। आधे अधूरे की सावित्री तो तमाम लोगों के पीछे भाग रही थी, लेकिन मैं केवल एक के। किसके पीछे? ज्यादा भोले मत बनो। एक महान कलाकार को छोड़कर नहीं, साथ लेकर। तुम जानती हो इस भाग दौड़ का कोई रिजल्ट नहीं है। बहुत जानती हूँ, फिर भी लेकिन मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम कर सकती हो। तुम कुछ भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी समझ में नहीं आता। मैं जब भी तुमसे कहता हूँ कि एक काम कर सकती हो, तुम हरदम यही कहती हो कि तुम कुछ भी कहो, मैं करने को तैयार हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार रहती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति शायद इसलिए तुम्हें समग्र में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, बुरे लगते। क्या है तुम्हारे इस पूरे की परिभाषा? तुम एक पूर्ण पुरुष, a complete person। तो फिर तुमने समग्र को क्यों पसंद किया? ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, और तुम्हें पाकर मैं इस भूल का पश्चाताप करना चाहती हूँ। तो तुम उसके साथ सुखी नहीं हो? मेरे सुख की अपनी परिभाषा है। I can't bear that child anymore। 40 साल का वो आदमी तुमको बच्चा लगता है? हाँ, हाँ, वो बच्चा ही है, मेरे पीछे पीछे चलने वाला,
मेरी हाँ में हाँ करने वाला मेरी कमाई की रोटियां तोड़ देगा। मैं थक चुकी हूँ, मुझे किसी का सहारा चाहिए। लेकिन कल के उसकी पोजीशन बदल सकती है, तब तुम्हें प्राउड नहीं होगा। कल को उसकी पेंटिंग्स करोड़ों की दिख सकती हैं। मैं वर्तमान में जीना चाहती हूँ। I want to live in present. शाश्वती, तुम्हारा वर्तमान क्या है? तुम तो फिर समग्र क्या है? मेरा अतीत। लेकिन समग्र तो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा था, तुम ही उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी थी, जैसा कि तुम ही ने बताया है। हाँ हाँ, ये मेरी कमजोरी है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ पागलों की तरह करती हूँ। पागलों की तरह उसके पीछे इसलिए पड़ी हूँ क्योंकि वो एक दुनियावी इंसान नहीं लगता। उसकी आंखों में बच्चों जैसी इनोसेंस है। उसके हाथ जब कैनवस पर चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे एक सुंदर सौम्य सृष्टि का निर्माण कर रहा है। इसीलिए मैं उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हूँ। और अब वो देवता नहीं लगता है। लगता नहीं, बल्कि है, वो अब भी देवता है। लेकिन मुझे देवता नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए। एक पुरुष जिसकी मुट्ठी में सब कुछ हो। मुझे अतिरेक चाहिए जो जिंदगी के तमाम फील्ड में इनिशिएट कर सके। मैं उससे चाहती हूँ जो मुझ पर हुकूमत कर सके। हुकूमत? लेकिन तुम हुकूमत बर्दाश्त कर सकती हो। हुकूमत बर्दाश्त करना तो तुम्हारे नेचर में नहीं है। मैं उस आदमी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस आदमी के बेडरूम में भी मुझे ही पहल करनी पड़ती। तो फिर तुम पूरी दुनिया से ये अपेक्षा क्यों करती हो जैसा तुम चाहो वैसा ही सब करें? पूरी दुनिया से नहीं, मैं केवल तुमसे चाहती हूँ। झूठ बोल रही हो। मेरी तरह तुमने भी कभी समग्र को अपनी बाहों में भरा हो और उससे भी यही बातें की होंगी कि मैं केवल तुम्हें चाहती हूँ, मुझसे प्यार करो। आज मुझसे कह रही हो, कल तो किसी और से भी कह सकती हूँ। क्यों? बोलती क्यों नहीं? हो सकता है, हो सकता है डियर। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं समग्र की जगह तुम्हें जाने लगी। अतिरेक, I love you.
भाई, मैं यहाँ क्या तुम्हारे घर सुबह सुबह नहीं आ सकता अचानक? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन आप यहाँ कभी आएंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सब कुछ सपने सा लग रहा है। पता नहीं क्यों ये सारे कलाकार सपने में दिया करते हैं। सपने में नहीं जिया करते सर, लेकिन कभी कभी यथार्थ भी स्वप्न सा नहीं लगता। यथार्थ से जोड़ के नहीं रखते ना अपने आप को, भागते रहते हैं उससे और खुद को घेरे रहते हैं काल्पनिक दुनिया में हमेशा। Can you explain it, sir? हाँ भाई, बिल्कुल उदाहरण दे के मैं परिभाषित कर सकता हूँ। जैसे एक महान कला चिंतक तुम्हारी आस्था घोड़बोले के दरवाजे पर इतनी देर से खड़ा है, वो बैठने के लिए नहीं कह रही। इज इट नॉट रिजेक्शन ऑफ रियलिटी? ये कमरा है आपका। क्या पढ़ रही हो भाई? ओहो, लस्ट फॉर लाइफ, इरविंग स्टोन को पढ़ रही हो? मरना चाहती हो क्या? दूसरी बात पढ़ रही हूँ। इस किताब को मेरे डैड ने मुझे प्रेजेंट किया था आज से 4 साल पहले, मेरे बर्थडे पर। तब मैंने इसे बहुत कैजुअली लिया था। और अब 4 साल बाद अब तो ऐसा लगता है जैसे ये किताब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। विंसेंट वैन गॉग ने अपने 37 वर्ष के छोटे से जीवन में कितना कुछ किया। यूरोपियन चित्रकला की पूरी परंपरा को तोड़कर जिंदगी भर प्रयोग करते रहे और उन्हें मिला क्या? क्यों नहीं मिला भाई? वैन गॉग को मिली एक पागल लड़की तुम्हारी तरह, जो उसके मरने के 100 साल बाद भी उसे पढ़ रही है। आई एम सीरियस सर। सर, क्या सभी कलाकारों की यही नियति है? होती नहीं है आस्था, हम बना लेते हैं। नहीं रख पाते हैं ना संतुलन खुद में और दुनिया में, खुद ही मारते हैं अपने आप को। और जानती हो, इस आत्महत्या का जिम्मेदार कोई बाहरी आदमी नहीं होता, न समाज से न परिवार से, हम खुद होते हैं। कोई बकवास है ये। सर, आपको तो तेज बुखार है। इस तेज बुखार में आप बाहर क्यों निकले? I want exile। उससे वनवास चल रहा था। आज सुबह से ही थोड़ा सा पिंडा गर्म था। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे सुनो आस्था, बैठो, बातें करते हैं। क्या चाय? आप बैठिए, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ, फिर बातें करेंगे। तुम उस दिन फोन पर अतिरेक को वर्ल्ड टूर पर ले जाने के लिए मना रही थी ना? तुम उससे कह रही थी कि तुम इस घर में होने वाले तारपीन, पेंट और वार्निश की गंध से उकता चुकी हो। मेरे अचानक आ जाते ही तुम लोगों की बातें पूरी नहीं हो सकती। शाश्वती, तुम अगर वर्ल्ड टूर पर जाना तो तुम इटली जरूर जाना, और वहां तुम हरकुलेनियम के अवशेषों को देखना। हरकुलेनियम एक महान रोमन साम्राज्य का एक महान नगर, सारा का सारा नगर आग के लावा में दब कर रह गया था। जिंदगी के दुर्लभ कलाकृतियों को अपनी आगोश में समोड़ लिया। सब कुछ ले गया था लावा, और बाद में चंद दुर्लभ कलाकृतियां अवशेष के रूप में मिली।
शाश्वती, तुम्हें याद है हरकुलेनियम मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था? हम लोगों ने कितनी बातें की थी इस पर, तुम्हें याद है शाश्वती? हरकुलेनियम मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था शाश्वती। क्या तुम्हें याद नहीं? हरकुलेनियम मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। हरकुलेनियम मैं तुम्हारे साथ जाना, तुम सुन रही हो? तुम सुन रही हो? सर, शाश्वती मैम को आप घर छोड़ा है, ये दवा ले लीजिए। चाय बना लाई, दवा भी ले यार, एक सिगरेट मिलेगी क्या यार? सॉरी, सिगरेट तो मैं पीती नहीं, तो यहाँ पर सिगरेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अच्छा हो आप ये दवा लेकर चाय पी लें। पता नहीं कि दुनिया की सारी औरतें सिगरेट से इतनी नफरत क्यों करती हैं? सिगरेट से नहीं करती, सिगरेट पीने वालों से करती हैं, क्योंकि बाद में होने वाली परेशानियों से औरतें ही रूबरू होती हैं। वही शाश्वती का डायलॉग और वही लेक्चर तुम्हारे पास भी है। लगता है शाश्वती मैम आपका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रही है। नहीं आस्था, शाश्वती मेरा पीछा उछा नहीं कर रही है यार। शाश्वती तो भाग रही है मुझसे, कहती है पेंटर के साथ उसकी लाइफ मोनोटोनस हो गई है, भाग रही है, मोनोटोनस हो गई है लाइफ। जो समझ में नहीं आता, कैनवस पर इतने रंगों के साथ खेलने वाले जीनियस पेंटर के साथ किसी की जिंदगी मोनोटोनस कैसे हो सकती है? सर आप बैठिए, मूवमेंट बिल्कुल मत करिए। आप बैठिए पहले, मूवमेंट मत करिए। ओके ओके, मेरा मूवमेंट ना करना ही तो खलता है सबको। एक कलाकार, एक पेंटर अपने काल कोठरी जैसे स्टूडियो में कैद, न शॉपिंग से मतलब, न फिल्म, न टेलीविजन, न दुनिया की किसी खुशी से। यही सब बाधाएं हैं गृहस्थ जीवन की। तो शाश्वती मैम को ये नहीं पता, कुछ बड़ा करने के लिए जीवन के तमाम सुखों को छोड़ना पड़ता है, उन्हें त्यागना पड़ता है। क्यों भाई, मेरे साथ वो हवन कुंड में क्यों जले? सर, ये जलना नहीं है, and she is lucky that she is living with you. She is lucky that she is living with me. आज तक मैं यही सोचता था आस्था, but it was wrong. जानती हो, कई बार झगड़ों के दौरान मैंने उसे चीख कर ये बात समझाने की कोशिश की, पर कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि इट इज एक्सट्रीमली पर्सनल। जो कुछ उसको मुझसे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और सिर्फ महानता के भरोसे पर किसी की जिंदगी सुखमय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सर, पेशेंस रखिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पिछले कई सालों से इसी का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। जानती हो, जब पहली बार वो हवाई जहाज से उड़ी तो उसे वो टिकट भी अतिरेक ने गिफ्ट किया था। पूरी जर्नी के दौरान उसके पास बैठकर मुझे ये एहसास होता रहा कि उसके पास मैं नहीं बैठा हूं, बल्कि फिर आप गए ही क्यों उनके साथ? अपने आप को मार कर क्या करता, अपने आप को मार कर। मुझे लगा कि जो सुख सुविधाएं उसको मैं नहीं दे सकता, नहीं मिल रही मुझे, वो किसी से मिल रही तो मैं कम से कम उसमें बाधक तो नहीं बनूं। अच्छा नहीं सर, अभी तो आपका बुखार भी नहीं उतरा, अभी आप बैठिए। सुनो मेरी बात सुनो, आज संडे है ना, आज संडे, आज मेरे बच्चे का फोन आता है, बेटे का। आज भी मैं घर पे नहीं मिला ना, वो कहेगा कि आज मम्मा और पापा में फिर द्वंद्व युद्ध हुआ है। वो भी अपनी माँ का ही पक्ष लेता है, बार बार मुझसे कहता है, पापा आप मम्मा से इतना क्यों लड़ते रहते हैं, पापा क्यों लड़ते रहते हैं, इतना क्यों लड़ते रहते हैं, क्यों लड़ते रहते हैं? सर, आप सबको खुश देखना चाहते हैं, है ना? सबके छोटे से छोटे दुख को
सिगरेट मिल जाती तो मजा आ जाएगा। इस हालत में सिगरेट आपको और नुकसान करेगी। अरे ये तो एक चीज है जो मेरा साथ निभा रही है आस्था। मैं तेरे को सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये दुनिया सब लोग दुनिया के पराए। साथ कहाँ निभा रही है? देखिए, आपको सिगरेट पीना है और आपको मिल नहीं पा रही है। यही नियति है मेरी, जो मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिलता, या और कलाकारों को भी नहीं मिलता होगा। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करता हूँ, तुम ना शादी मत करना, और मेरे जैसा कोई स्ट्रगल करता हुआ कलाकार मिल जाए तो और भी मत करना। सर, मैं भी आपको एक बात बताऊं? बिल्कुल बताओ। अगर आप जैसा कोई मुझे अभी मिल जाए तो यही 7 फेरे लगा लूं इसी वक्त। गई भैंस पानी। मेरे आस्था, मैं तेरा क्या करूं? ये जो कला साधिका का सपना सजाए बैठी हो ना, ये यूं मिनटों में चूर चूर हो जाएगा। केटली भर भर के चाय पहुंचाती रहोगी स्टूडियो में, और मैरिज एनिवर्सरी पे एक साड़ी गिफ्ट नहीं कर पाएगा। जीवन में यही सब कुछ नहीं है, इसके परे भी है बहुत कुछ। अरे भाई, यही सारी डायलॉग तो शाश्वती भी शादी से पहले कहा करती थी, लेकिन आज भाग रही है सुख की तलाश में, भाग रही है। कभी कभी समझ भी नहीं आता आखिर क्या है सुख की परिभाषा। यही है कि आप जब तक जिंदा रहो दूसरों के लिए सोचो, करते रहो, मरते रहो। जिस दिन आपने ये सब बंद कर दिया, आपकी जिंदगी नर्क करती जाएगी। आपने क्या कुछ नहीं किया शाश्वती मैम के लिए। अरे अगर आज भी एक कांटा चुभ जाए ना उनके पैर में तो चीख पड़ेंगे आप। मैंने कहा ना, सिर्फ कांटे चुन लेना ही काफी नहीं है, जरूरी ये है कि रास्ते में कांटे ही ना हो। इसीलिए मेरा तुमको सजेशन है कि शादी मत करना। लेकिन मैं तो करूंगी। करो भाई करो। ये तो वो लड्डू है कि जिसने खाए वो पछताए, और जिसने नहीं खाए वो भी पछताएगा। अच्छा, एक बात बताओ, have you heard the name of Visual? अरे great news। ओ यस यस, हाँ। जानती हो, विथवन की लाइफ में भी एक ऐसा दौर आया था जब वो सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के सपने बुन रहा था, और लास्टली हुआ क्या, उसने चुना अकेले बन। लेकिन सर, विथवन को क्या कभी प्यार व अंतरंगता की जरूरत नहीं रही होगी? ये सवाल तुम्हारा है। अब आंसर भी करिए। रही होगी, जरूर रही होगी, लेकिन वो भी शायद किसी को प्यार करता, अपनाता, तो उसे वो प्यार और अंतरंगता नहीं मिल पाती जो उसे जरूरत रही हो, या जो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है। ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे यही प्रैक्टिकल है, यथार्थ है आस्था, बिलीव मी, यही प्रैक्टिकल है, यही सच है। कड़वा, यही सच है। सर, आप अकेले नहीं हैं। सारी दुनिया तुम्हारी तरह यही समझती है कि मैं अकेला नहीं हूं। अच्छा, आज बहुत बातचीत हो गई, हाँ चलना। सर, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। कम से कम घर फोन तो कर दिया होता। सुबह सुबह घंटों गायब रहने का क्या मतलब है? कहाँ कहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची हूँ। मैम, सबको तेज बुखार है। जानती हूँ, जब जब इनको कोई तकलीफ हुई है ये बाहर भागते हैं, पूरी दुनिया से सहानुभूति बटोरने के लिए। अपना घर तो इनका दुश्मन है। फिर क्यों शुरू कर रही हो यहाँ भी ये सब? मैम,
शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक शांति की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, शारीरिक और मानसिक दोनों सुख अगर तुम इन्हें दे सकती हो तो दो। घर जाने की क्या जरूरत है? तो मैं चलूं? हेलो, हाँ मैं कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है? फिलहाल आवाज इतनी साफ है कि हम बात कर सकते हैं। अच्छा सुनो, मेरा गोवा का एक बिजनेस शेड्यूल बन रहा है, सो अगर तुम चाहो तो कोई ऑफिशियल ट्रिप निकाल सकती हो। और वो अब्रॉड जाने का क्या? अंग्रेजी में एक कहावत है, A journey of 1,000 miles must begin with a single step. शुरुआत अपनी कंट्री से करते हैं, बाकी हम तो आपके गुलाम हैं। तुम मर्दों की यही तो खासियत है, ऐसे पेश आओगे जैसे पीछे जा रहे हो। छोड़ो भी, तुम्हारे कलाकार महोदय कहाँ हैं? आसपास में नहीं है क्या? बुखार है, घर पर सो रहे हैं। अब तो आप परमेश्वर की सेवा में लगी होंगी। परमेश्वर, हमारे कलाकार महोदय आजकल घर की सेवा में कुछ कम विश्वास रखते हैं। लगता है तो मुझे रास नहीं आ रही। मजाक छोड़ो। अच्छा, क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ आ जाओगे? गोवा ट्रिप के लिए मैं तब तक इनको कन्विंस कर लूँगी। कितने बजे? बस अभी थोड़ी देर में। एक्चुअली मेरी मैनेजमेंट की मीटिंग है, चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ओके ओके। बुखार कैसा है? कम है, बदन ठंडा ठंडा लग रहा है। चाय ठंडी कर दी ना? तुम्हें बात करने से फुर्सत को तब ना। तुम उठकर चाय ले भी सकते थे। तुम्हारे साथ यही तो प्रॉब्लम है, तुम बार बार चाय ठंडी करते रहो और मैं बार बार गर्म करती फिरूं। रख दो चाय यहीं रख दो। अब इतने सालों में मुझे आदत हो गई है ठंडी चाय पीने की। रखो। मुझे भी इतने सालों में कई आदतें पड़ गई हैं। गर्म करके लाती हूँ। आदतें भी क्या हैं कि आदतों की दुश्मन हुई जाती हैं। हेलो हेलो। कौन? आस्था? हाँ सर, कैसे हैं आप? बुखार कैसा है आपका? बुखार तो कम हो गया है। शाश्वती मैम कैसी हैं? कहाँ हैं?
फिलहाल तो किचन में है, चाय गर्म करने गई। हाँ जी सर, कैसे याद किया? आस्था, तुम्हें याद होगा हम लोग एक बार कहीं बैठ के डिस्कस कर रहे थे, वो शास्त्री भवन को डेकोरेट करने की बात हुई। हाँ 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 हाँ। आई एम सीरियस अबाउट दैट प्रोजेक्ट। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए घर आ जाओ। लेकिन सर, मैम। ओह, आफ्टर ऑल यू आर कमिंग ऑन माय इनविटेशन। ठीक है, कब आना है? मैं घर पर हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, हो सके तो आ जाओ। ठीक है सर, मैं पहुंचती हूँ। ओके। क्या तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैंने किसी को घर पे बुलाया। किसे? आस्था को, मुझे उससे कुछ पर्सनली डिस्कस करना है। लेकिन मैंने भी आज किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया। तो बेटर होगा कि तुम अपने उस स्पेशल गेस्ट को ले जाकर कहीं और मीटिंग करो। समग्र, तुम्हें एक टुच्ची सी लड़की क्या मिल गई? तुम्हारे तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अरे, कुछ सालों पहले तब तुम मुझे मिली थी, तब भी मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। तुम मेरी बराबरी उस वाहियात लड़की से कर रहे हो? Shut up! जब देखो तब पक 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 पक। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, एक जीनियस आर्ट क्रिटिक समझती हो तुम। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरा सम्मान करती है और मेरे साथ तुम्हारा भी। सम्मान? माय फुट। क्या कहा? आस्था, आ गई तुम? सर, कैसे हैं आप? बुखार कैसा है? बुखार तो इन्हें अब चढ़ना शुरू हुआ है। थोड़ा सा जबान को भी विराम दिया करो कभी कभी। सर, आपने फिर से दवा ली कि नहीं? और आप खड़े क्यों हैं? आपको रेस्ट की मैं जरूरत ठीक हूँ है। आस्था। आप इधर आइए। ओहो, आप मैं ठीक You हूँ। need complete ओहो, मैं rest। रेस्ट ही कर रहा था, मैं आप सो रहा था, अभी तक मैंने दवा सब ले ली। मैं देखती हूँ। रुको। सॉरी, वो मैनेजमेंट की मीटिंग में देर हो गई। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तबीयत दरअसल आज इनके पति की खराब है। और दूसरी समस्या ये है कि इनका पति आज घर में मौजूद है, यही इनकी समस्या है। समग्र, अच्छा होगा कि तुम रेस्ट करो। अरे, मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ इतने दिन से। पेंटिंग बनाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तुम बहुत भाग दौड़ कर रही हो, अच्छा हो कि तुम कुछ दिन के लिए रेस्ट करो। ये समग्र। जी हाँ, इनके सो कॉल्ड पतिदेव। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, अखबारों में भी काफी कुछ पढ़ता रहता हूँ आपके बारे में। हाँ, मैं भी आपके बारे में इनसे बहुत कुछ सुनता रहता। वैसे आप हैं बहुत इंटरेस्टिंग इंसान। हो सकता है। वेल, गोवा में एक बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपो लग रहा है ग्लोबलाइजेशन की थीम पर। सो अगर मिस्टर समग्र वहां पर अपनी पेंटिंग्स लगाएं तो इन्हें काफी शोहरत मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस एक्सपो की मीटिंग के लिए आपको गोवा जाना है, और उसको शायद मैडम का डिपार्टमेंट ही कोऑर्डिनेट भी करे।
तो हो सकता है कि आप दोनों को गोवा जाना पड़े। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैडम। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मिस्टर अत्रे। This is too much. शायद मैंने यहाँ गलती कर दी। तो लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। समग्र, ये क्या बदतमीजी है? जानते नहीं अत्रे कितने बड़े आदमी हैं? जानता हूँ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जितने बड़े हैं उनके दलाल हैं ये। समग्र! By the way, आप जैसे पेंटर्स मेरी कंपनी के साइन बोर्ड्स पेंट किया करते हैं। वाह 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 भाई वाह। आप अपने आप को समझते क्या हैं मिस्टर अतिरेक? आपको क्या लगता है आपका ये बैंक बैलेंस दुनिया के तमाम आर्टिस्टों को खरीद सकता है? तो ये आपकी भूल है। Have you heard the name of Rembrandt? माइकल एंजेलो? क्या आप उन्हें खरीद सकते हैं? अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में ना बोलो। माफ कीजिएगा मैम, ये मात्र आपका मामला नहीं है। समग्र सर कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो इस परिवार के साथ साथ पूरे समाज के हैं। आफ्टर ऑल वी ऑल आर प्राउड ऑफ हिम। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब तक आप क्या समझती रही हैं उन्हें? क्या दिल दिल करके मार डालना चाहती हैं? प्लीज आस्था तुम नहीं चुप सर, रहो। मेरी आज बात नहीं। सुनो, आज तुम चुप रहो। नहीं सर, आज मुझे बोल लेने दीजिए। आज मुझे बोलना ही होगा सर। क्या आप जानते हैं मिस्टर अतिरेक कपूर, गोवा के जिस बिजनेस एक्सपो को लेकर आप इतनी डींगे हाँक रहे हैं, वो एक छोटा सा इवेंट किसकी देन है? जिसके दरवाजे आप जैसे लोग हाथ बांधे खड़े होकर उनसे मिलने का इंतजार करते हैं। वो शख्स मिस्टर समग्र पुरोहित की उंगलियों के जादू का कितना कायल है। सुमन गोडबोले को तो शायद आप जानते ही होंगे। हाँ, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम। बाय द वे आप उन्हें कैसे जानती हैं? That's the point. By the way, he's my dad. Oh, I'm really very sorry. आस्था, मैं अब हर तरह का काम करने पे आमादा हूँ, छोटा बड़ा। जरूरत पड़ी तो मैं पान की गोमती तक पेंट करूंगा। ओके। मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मुझे बता दो। रुको। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ।
हाँ, घर जिसे कहते हैं। सर, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। आस्था, प्लीज प्लीज आस्था। सर, आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है। आस्था, प्लीज। सर, आज मैं कितनी खुश हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती सर। सर, आप टीवी ऑन कीजिए सर। आस्था, प्लीज। सर, आप टीवी ऑन कीजिए, मैं घर तुरंत आ रही हूँ सर। सर, टीवी ऑन कीजिए सर, मैं घर पहुँच रही हूँ सर। राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में आज पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। मशहूर चित्रकार समग्र पुरोहित को पद्मश्री के लिए चुना गया है। समग्र पुरोहित कला जगत में एक जाना माना नाम है। इन्हें अनेक अलंकारों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जाने माने संगीतज्ञ श्री विद्यालंकार को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। इसके अलावा जो नाम इस सूची में शामिल हैं वो हैं श्री अनुपम नंदन, श्री विजय नारायण, श्रीमती सुधा रानी बंदोपाध्याय।
है।